हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, चलिए चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। लाइफ की जब बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसकी एक स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो एनवायरनमेंट में, अर्थ में, ये सब आपस में कैसे रहते हैं, एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं या किस टाइप से रह पाते हैं, सब एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स की भी हम बात करेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स भी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पर है, सरवाइव कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपको पता है वैसे तो, उसी को और हमें क्लियर करना है। सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, फूड के लिए फोटोसिंथेसिस यानी लाइट चाहिए, सन होना चाहिए। फिर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी में हम सरवाइव नहीं कर सकते ना, लेकिन कुछ एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो बहुत गर्मी या बहुत सर्दी वाली जगह पे रह पाते हैं। तो उसी सब के बारे में हमें स्टडी करना है कि कैसा हैबिटेट, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं, और कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए उसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या चेंजेस लाता है या किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अभी जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, ठंडा हुआ, तो आपने क्या करा, कुछ गर्म कपड़े पहन लिए, कुछ खाने की चीज़ें चेंज कर ली, जो आप गर्मी में खाते हैं वो सर्दी में नहीं खाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये दिया गया है कि नॉर्मल क्वेश्चनिंग, जब भी आप किसी भी चीज़ को देखो एज ए साइंस स्टूडेंट, हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ को देखकर कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ये क्वेश्चंस कि हाउ एंड वाई, ये दो क्वेश्चंस को अगर हम हमेशा स्टडी करोगे, या साइंटिस्ट भी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसी से आगे जो थ्योरीज या जो डाटा है हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, एनवायरनमेंट की, पॉपुलेशन की। तो इन सब की स्टडी किसके अंडर आती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी is a subject which studies the interactions among student organisms and between the organism and its physical abiotic environment। ठीक है, तो इस पूरे को इकोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के अंदर जब हम देखते हैं तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। ऑर्गेनिज्म लेवल, देन पॉपुलेशन लेवल, उससे ऊपर आ गया तो कम्युनिटीज़, एंड सबसे बड़े लेवल पर जब जियोग्राफिकल लेवल पर तो बायोम्स। ओके, चलिए अभी हमें बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में देखेंगे तो इट्स मेनली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की क्या है, वो कैसे अडेप्ट हो रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है किसी भी एनवायरनमेंट में। सर्वाइवल के साथ साथ सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस करनी है, यानी रिप्रोडक्शन भी करना है। ओके, चलिए अब किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर, अगर सूटेबल टेम्परेचर है तो रह पाएंगे। दूसरा, वहाँ पर पानी अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ये दो चीज़ें कंफर्टेबल होंगी तो प्लांट्स भी ग्रो करेंगे, यानी हमें फूड भी मिल ही जाएगा। ओके, तो अभी हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मतलब एनुअल, किसी भी एरिया में एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, वेरिएशन कितनी रेंज में आ सकता है, उसको देखना है। प्रेसिपिटेशन मतलब उसमें बारिश या स्नो, जो भी हम बात करें, कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो आता है उसमें। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पे हमने कितने बायोम्स में है, 6। ओके, पूरी जो इकोलॉजी है, हमारा इकोसिस्टम है, उसको 6 बायोम्स में डिवाइड किया गया है। देखो अब एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ में शो किए गए हैं आपको बायोम्स। एक्स एक्सिस पे है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर्स में,
और वाई एक्सिस पे है मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब नंबर 1 बायोम को देखिए, आर्कटिक एंड एल्पाइन टूंड्रा। आर्कटिक एंड एल्पाइन टूंड्रा ये नंबर 1 है, ठीक है। इसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, कितना बोलोगे? प्रेसिपिटेशन देखिए इसका, यहाँ है ना, तो 100 एंड 150 के बीच में लगभग 125, ओके। 0 to 125 या 0 से थोड़ा आगे चले जाइए, 5 कह लीजिए, चलिए 5 सेंटीमीटर्स टू 125 सेंटीमीटर्स एनुअल, यानी साल में, पूरे साल में एवरेज इतना वहाँ पर रेन या स्नो जो भी है होता है, जिससे कि वहाँ के एरिया में पानी पहुँच रहा है ना। और टेम्परेचर कितना रहता है देखो, माइनस में है, -10 से थोड़ा नीचे, तो -8 कह लीजिए, और ऊपर कहाँ तक जा रही है इसकी रेंज देखिए, 0 से 1-2 डिग्री ऊपर है, तो -8 to 2 डिग्री सेल्सियस, यानी चिल्ड है ना, ठंडी जगह है, पानी कम है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का बायोम है, जो कहाँ पर होता है, पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। आर्कटिक एंड एल्पाइन टूंड्रा इन्हें कहा जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट बायोम। अब सेकंड बायोम देखते हैं, इसी के थोड़ा ऊपर आ जाइए। टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन पानी कम, प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 5 डिग्री से लगभग 20-25 के बीच में, 22-23 डिग्री एवरेज एनुअल टेम्परेचर रहता है। और पानी कितना देखो, प्रेसिपिटेशन कितनी जा रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो बहुत पानी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे बायोम को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट, ठीक है। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ रहा है, 25, और नीचे यहाँ पर 0 या 2 डिग्री तक कह लीजिए के बीच में है, प्रेसिपिटेशन कम आ रही है ना, कितना आया, लगभग 100 या उससे कम तक रह रहा है, यानी क्वांटिटी पानी की कम है, प्रेसिपिटेशन पूरे साल भर में 100 सेंटीमीटर ही पानी आ रहा है उसके पास, और टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी ठंडा तो नहीं है, एवरेज टेम्परेचर है। तो ये वाला बायोम कौन सा कहलाता है, ग्रासलैंड्स। अब पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत लार्ज प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे, ग्रासेस ग्रो करेंगी, तो इसीलिए ग्रासलैंड्स, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 है कोनिफेरस फॉरेस्ट्स। इसकी रेंज देखो कहाँ से है, ये है 250 सेंटीमीटर्स, कहाँ से, 50 to 250, ठीक है। 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर्स तक इसका प्रेसिपिटेशन होता है। और टेम्परेचर देखें इसका कहाँ से कहाँ तक है बेटा, टेम्परेचर देखो ये 15 से थोड़ा कम है, और यहाँ पर 0 से 1-2 डिग्री कम है ना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, कंफर्टेबल कूल वेदर है, ठीक है। चिल्ड नहीं है लेकिन कूल है, ठंडा है, कंफर्टेबल वाला, यानी पहाड़ी इलाकों में जो होते हैं, ठीक है, थोड़ा ठंडा सा टेम्परेचर रहता है, बारिश वारिश भी थोड़ी होती रहती है, ओके। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। नंबर 5 बायोम को देखिए, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट की रेंज देखो, टेम्परेचर कितना आ रहा है, 20-25 के बीच में है, यहाँ पर 10 से नीचे है, 7-8 डिग्री से लेकर 22-23 डिग्री तक रेंज रहती है, यानी इसका टेम्परेचर भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा में ही रहेगा, कंफर्टेबल है, कभी कभी थोड़ा गर्म होता होगा तो थोड़ा ठंडा रहता है। और इसकी प्रेसिपिटेशन की रेंज देखें तो यहाँ और
हाँ, ये पॉइंट आ गया इसका 50 और 100 के बीच में, यानी 75 ले लीजिए, और ये 200 और 250 के बीच में, ठीक है, 225, 75 to 225, यानी इसको नॉर्मल पानी भी ठीक ठाक मिल रहा है, टेम्परेचर भी चल रहा है। ओके, तो ये है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी पानी कभी थोड़ा कम होता होगा, बारिश हो गई फिर नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर जब बारिश का मौसम है तो बारिश आ रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, प्लांट ग्रो कर गए, फिर ठंडा हो गई थोड़ी, टेम्परेचर डाउन हो गया और बारिश बंद हो गई, तो ऑटम सीज़न आ गया, पतझड़ भी हो गई। यानी टेम्परेट फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे प्लांट्स में सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, पत्ते गिर गए, झड़ गए, फिर दोबारा नए आ गए, मौसम ठीक हो गया, बारिश आ गई और ज़्यादा हरे हो गए, वो सब जो चलता है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 5। लास्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग पूरे साल पानी होता ही रहता है, बारिश होती है, और जब पानी खूब है तो हमेशा हरियाली रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो देखो गर्म ही है, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा ना बिल्कुल, इसमें टेम्परेचर ये देखिए 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 25 डिग्री की रेंज में एवरेज रहता है। और रेन देखो कितनी है इसमें, प्रेसिपिटेशन जो आ रही है, बारिश जो होती है, ये कितनी हो रही है, 150 से आगे चला गया, से लेकर यहाँ पर 430 425 तक एवरेज चल रही है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर गर्म है, लेकिन फिर भी ठीक है, 20 डिग्री तक जाता है, तो 20 से ऊपर तक में चल रहा है, तो बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल रही है, टेम्परेचर भी कंफर्ट ठीक है, सरवाइव करने लायक है, और पानी भी है, पानी है तो खाना भी है। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 टाइप के बायोम्स। अब अलग अलग रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, बायोम के अंदर थोड़ा बहुत अलग अलग एरिया में 19-20 फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है, जहाँ फेवरेबल कंडीशन हो किसी को सरवाइव करने के लिए। तो जो नॉर्मल हमको फेवरेबल कंडीशंस लग रही हैं वो तो हैबिटेट्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी जो हार्श कंडीशंस होती हैं वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं ना। ठीक है, तो वो भी कुछ हैबिटेट्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है ना, बहुत सॉल्टी कंडीशंस हैं, हार्श कंडीशंस हैं, तो वहाँ वाले हैबिटेट्स में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं, कम होते हैं लेकिन रेयर कुछ कुछ रहते हैं, है ना। और एक स्पेशल हैबिटेट हमारा इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं ना, प्रेजेंट है हमारे अंदर, तो ये भी एक हैबिटेट है। ओके, चलिए ये डायग्राम दिखाया हुआ है बेटा, डिफरेंट हैबिट बायोम्स इन इंडिया। ओके, तो नाम याद ज़रूर कर लेना कि इंडिया के अंदर आपको कौन कौन से दिखाए हैं, 4। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट भी है, सी कोस्ट भी है। डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से हैं, वही जहाँ पतझड़ चलता है। ठीक है, पतझड़ वतझड़ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए। हमने कहा टेम्परेचर हो, पानी हो, है ना, तो ये सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की बात नहीं कर रहे, नॉन लिविंग की बात हो रही है। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, किसी भी हैबिटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके साथ साथ बायोटिक फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ ये सब चीज़ मिल गया इन सर्वाइव कर रहा है, नहीं, किसी भी हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक स्पीशीज़ के अलावा दूसरी स्पीशीज़ भी उनको चाहिए ना, उनको खाने पीने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, वो भी चाहिए। तो वो उनमें भी क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, वो भी इम्पैक्ट डालता है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में
पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, अलग अलग और कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को हम डाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आप आ जाओ निश। ये डेफिनेशन बेटा आ जाती है, क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका, तो अच्छे से लर्न ज़रूर करिएगा। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज, कंडीशंस, कितनी कंडीशन वो टॉलरेट कर सकता है, फिर वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल है। फूड चेन आपको पता ही है, तो कोई ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, तो हर कोई किसी ना किसी के लिए इंटरलिंक्ड है, तो उसका हर किसी का अपना एक रोल है। इन सब चीज़ों को कंप्लीट इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, निश। ओके, चलिए अब बायोटिक फैक्टर्स की बात हो रही है कि वो कैसे इंपॉर्टेंट हैं या क्या इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर होगा तो मैक्सिमम सर्वाइवल रेट होगा, ठीक है। अब अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर कहाँ है, अर्थ पे हम अगर इक्वेटर की बात करें और पोलर रीजन्स की बात करें, तो पोलर रीजन्स पे टेम्परेचर कम है, ठंडा है ना वहाँ पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों, और इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है क्योंकि सनलाइट मैक्सिमम इक्वेटर पे आती है, ठीक है ना। तो इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और दूसरा, प्लेन्स से माउंटेन टॉप, हम ज़मीन से माउंटेन्स की तरफ अगर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो किसी भी माउंटेन में ऊपर जाओ तो ऊपर ठंडा होता है ना, नीचे के कंपेरेटिवली। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कहते हैं ठंड हो गई। ओके, तो जितना जितना एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं, यानी एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो भी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से वहाँ पर जो हैबिटेट है वो इफ़ेक्ट करेगा कि कौन वहाँ पे सरवाइव कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करी थी, उस कंडीशंस में लिमिटेड ही चीज़ें ग्रो कर सकती हैं। हर ऑर्गेनिज्म हर एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, अपनी अपनी रेंज है, कौन कितने से कितना टेम्परेचर को झेल सकता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा या मीडियम, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो कौन कितना टेम्परेचर में रह सकता है, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल कौन है, जो वाइड रेंज ऑफ एंड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उसमें सरवाइव कर सकते हैं। और जो छोटा कम लिमिटेड रेंज है उनकी, बस उतने ही 5-10 डिग्री की रेंज में, कि इतने में ही सर्वाइव करेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। नैरो रेंज है जिनकी, उनको हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल्स। क्लियर हो गया। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ऑर्गेनिजम्स which can survive only in narrow range of temperature are called stenothermal, ठीक है। ह्यूमंस को आप किस कैटेगरी में डालोगे, ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत ठंडी जगह भी रह लेते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी, अर्थ पे सब जगह ही है ना, तो हम क्या हुए, यूरीथर्मल। पोलर बियर को आप कहाँ डालेंगे, पोलर बियर कहाँ मिलते हैं, पोलर्स पे, पोल्स पे, नॉर्थ पोल में है ना, तो वो क्या है, स्टेनोथर्मल। उसे हम यहाँ दिल्ली में ला के रखें, नहीं रह सकता, ओके। चलिए दूसरा है हमारा वाटर। वाटर इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, सब चीज़ों के अंदर हम कहते हैं 70% वाटर है, लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 70% वाटर है। लाइफ स्टार्ट भी कहाँ हुई, वाटर से स्टार्ट हुई। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है, प्लांट को वाटर मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है ना वाटर। जो एज हैबिटेट की अगर हम बात करें, पानी में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो पानी अगर नहीं है तो वो मर गए,
है ना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, मैरीन वाटर। तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है, फ्रेश वाटर वाला जो रिवर में रहने वाली फ़िश हैं उनको अगर हम समुंदर में डालें तो वो मर जाती हैं। सेम अगर हम किसी सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में डालें तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन दोनों पानी में क्या डिफरेंस है, वहाँ का जो पीएच है, उसके अंदर जो मिनरल्स या सॉल्ट मिल्क्स हैं वो अलग अलग हैं और उनकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, तो वो उसको नहीं झेल पाते, है ना। थोड़ी तो जैसे टेम्परेचर का रेंज होता है ऐसे ही ये जो पीएच है या सॉल्ट कंटेंट है, सैलिनिटी है, इसको भी बॉडी टॉलरेट कर सके उसकी एक रेंज होती है, ठीक है। तो उसकी रेंज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। यूरी हेलाइन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, एंड स्टेनोहेलाइन जो नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज वो में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों होता है उनका, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही सॉल्ट कंटेंट चेंज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है और उनकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए मर जाते हैं। थर्ड हमारा एबायोटिक फैक्टर है लाइट। लाइट क्यों चाहिए, सनलाइट से क्या करना है भाई, टेम्परेचर सही है, पानी मिल रहा है, सिर्फ लाइट ना हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो, सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए तो एनिमल्स को खाना ही नहीं मिलेगा, है ना। तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है ना। प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस करनी है, लेकिन प्लांट से हमें भी तो चाहिए, जो हमें फूड चाहिए एनर्जी के लिए, जो हमारा सोर्स है वो इनडायरेक्टली सन ही है सबके लिए, है ना। अच्छा, और कुछ प्लांट्स के अलावा कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाना बनाने के लिए तो चाहिए, कुछ और फंक्शंस के लिए भी, कुछ प्लांट्स के अंदर तो वो सनलाइट के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर भी चेंज होता है और कितने टाइम तक सनलाइट मिल रही है, उसकी जो ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे उसमें फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग होगी तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम हो पाएगा, है ना। ऐसी एनिमल्स के लिए भी है। एनिमल्स को हमने तो अपने लिए, ह्यूमंस ने तो घड़ियाँ बना ली, अलार्म बना लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए तो नहीं है ना। वो सनलाइट जब सुबह सन निकलता है उसके अकॉर्डिंग ही उनका होता है कि अब दिन हो गया, तो उनका जो बॉडी का क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सनलाइट के साथ ही सेट है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने काम कर पाते हैं। सीजनल चेंजेस या जो भी उनका दिन रात का जो भी है टेम्परेचर सनलाइट से टेम्परेचर भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये इसलिए पानी का, लाइट का होना भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ एरियाज़ में लाइट जाती ही नहीं है, जैसे जो फॉरेस्ट हैं, डार्क फॉरेस्ट हैं, तो बहुत गहरे घने फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, तो बड़े प्लांट्स जो ऊपर हैं, ट्रीज़ हैं, उनको तो सनलाइट मिल रही है, लेकिन जो छोटे उसके नीचे हैं वो नहीं मिल पा रही, उनको 100% सनलाइट नहीं मिल रही। तो धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं कम लाइट में ही सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सी की बात करें, समंदर के नीचे की बात करें, तो वहाँ पे भी है, लाइट पहुँच ही नहीं रही, है ना। तो कुछ डेप्थ तक लाइट जाती है, उसके बाद नीचे लाइट नहीं जाती। तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिना लाइट के ही सरवाइव करना सीख गए हैं। उनको खाना पीना कहाँ से मिल रहा है, जो ऊपर से फोटोसिंथेसिस के बाद ऑटोट्रॉफ्स बन रहे हैं, अगर वो पानी में नीचे आ गए, या जो फिशेस ऊपर से घूमते घामते नीचे आ रही हैं, या कोई डेड वो नीचे आ रहा है, तो वो उसी सबको खा के सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा एबायोटिक है सॉइल। सॉइल बनता कैसे है, वेदरिंग प्रोसेस, है ना। सॉइल सेडिमेंटेशन से बन रहा है, कहीं पे धीरे धीरे रेत इकट्ठी हो गई वहाँ पे हो रहा है, या कोई रॉक पत्थर धीरे धीरे टूट के सॉइल बना रहे हैं। उन सब के बेसिस पे सॉइल की भी जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। अलग अलग एरिया का जो सॉइल है उसका कलर भी अलग होता है, उसमें पीएच हम देखें तो वो अलग होता है। सॉइल के जो ग्रेन साइज़ है वो अलग होता है, कहीं पे मोटी मिट्टी है, रेत है, कहीं पर पतले हैं,
फिर उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है कि कौन सा सॉइल कितना पानी अपने अंदर रख सकता है, और उसी के बेसिस पे उसमें कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे। कुछ प्लांट्स को कम पानी चाहिए, कुछ को ज़्यादा पानी चाहिए, तो हर प्रकार के सॉइल में हर टाइप के प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो किसी भी एरिया में कौन से टाइप के प्लांट्स हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा है ना। फर्टाइल सॉइल है, इनफर्टाइल सॉइल है, सॉइल के ग्रेन्यूल का साइज़ कितना है, उसका पीएच कितना है, उन सब पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं प्लांट्स पे, यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से आगे इम्पैक्ट पड़ेगा हेटरोट्रॉफ्स पे। ठीक है, तो सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ ना। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, एक ही बेंथिक एनिमल्स देख लेना बेटा। जो समंदर में सबसे नीचे, बिल्कुल समंदर के नीचे डेप्थ में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम बेंथिक एनिमल्स। ओके, तो वो वहीं पे सॉइल में, उसी सॉइल में छुप के रहना, वहीं पे खाना जो भी उनको अवेलेबल है वो सारी चीज़ें लेते हैं। ओके, चलिए अब इसमें रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स कि वो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे।